नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी गौरव, समीर और प्रीति। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि एनकाउंटर में एक अभियुक्त मारा गया है। पुलिस एनकाउंटर में अभियुक्त हरपिंदर उर्फ मिड्डू मारा गया है। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस जगह की जहां मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और एक अभियुक्त हरपिंदर उर्फ मिड्डू मारा गया है पुलिस के साथ हुए इस एनकाउंटर में। मोहाली में कबड्डी मैच के दौरान कबड्डी खिलाड़ी की हत्या की गई थी, गोली मारी गई थी और उसके बाद से पुलिस तलाश रही थी अभियुक्तों को। इनमें से एक अभियुक्त मारा गया है पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए TV9 भारत पर संवाददाता मोहित मल्होत्रा। मोहित, मुठभेड़ के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है और दूसरे अभियुक्त के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, सोमवार की रात को ये जो कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर है राणा बलाचौरिया, इनकी हत्या कर दी गई थी हजारों की भीड़ में। जब एक कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा था तब से ही पुलिस लगातार जो हमलावर हैं जो इस साजिश में शामिल थे उनकी तलाश कर रही थी। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। मैं मोहाली के लालड़ू में मौजूद हूं जो कि अंबाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर है और यहाँ पर आपको अभी भी यहाँ पर जो एनकाउंटर हुआ था उसके कुछ सबूत यहाँ पर दिखाई देंगे। लगातार फोरेंसिक की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं यहीं पर एनकाउंटर हुआ था। हरपिंदर उर्फ मिड्डू जो कि तरन तारण जिले का रहने वाला है, उसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। वो इस राणा बलाचौरिया हत्याकांड का मुख्य हैंडलर था। तमाम जो लॉजिस्टिक थे, तमाम जो जानकारियां थी, हथियार मुहैया कराने में उसका रोल था और पंजाब पुलिस को उसके यहाँ छिपे होने की पुख्ता जानकारी मिली, जिसके बाद उसको घेर लिया गया। उसको चैलेंज किया गया कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन उसने सरेंडर करने की बजाय पंजाब पुलिस पर फायरिंग कर दी। 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी, घायल हो गए इस एनकाउंटर में और उसके बाद हरपिंदर को भी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगी और उसकी मौत हो चुकी है। तो इस पूरे मामले में हरपिंदर को लेकर ये जानकारी है कि वो हैंडलर था और तमाम इस साजिश को लेकर जो उस हथियार से लेकर अन्य जो लॉजिस्टिक था वो प्रोवाइड कर रहा था। और एक और बड़ी कामयाबी पंजाब पुलिस को इस हत्याकांड की पूरी की पूरी जो जांच है उसमें मिली है कि ऐशदीप नाम का जो मुख्य आरोपी था, जो मास्टरमाइंड था, जो कि रशिया से भारत आकर इस हत्याकांड को अंजाम देकर वापस रशिया भागना चाह रहा था, उसको भी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटर्स आए। पकड़े गए अपराधी 3 बड़े हत्याकांड में शामिल थे। शिकंजे में आए इन 5 शूटर्स के नाम अंकुश, पीयूष पिपलानी, कुंवर बीर, लवप्रीत और कपिल खत्री हैं। इनमें से 2 शूटर्स अंकुश और पीयूष 1 दिसंबर को चंडीगढ़ में हुई इंद्रप्रीत पैरी की हत्या में शामिल थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि शूटर कुंवर बीर दिल्ली के शांतिवन आने वाला है। सूचना पर चौकस पुलिस ने आनन फानन में योजना बनाई। पुलिस के बिछाए जाल में कुंवर बीर और उसके 2 साथी लवप्रीत और कपिल भी फंस गए। पूछताछ में 2 और शूटर पीयूष और अंकुश की जानकारी मिली और महज 3 घंटे में वो भी पकड़े गए। सोनू नोल्टा एक कबड्डी प्लेयर था, उसका मर्डर हुआ था और उस मर्डर के भी शूटर्स जो हैं ये अंकुश और पीयूष थे, प्लस इनके साथ 2 लड़के और थे उस केस में। तीसरा मर्डर था एक आशु महाजन, ये 1 सितंबर को हुआ था लाइन बार अमृतसर में। ये भी एक सेंसेशनल मर्डर था और इसको क्लेम किया गया था, अगेन इन्हीं लोगों ने क्लेम किया था, आगे बिश्नोई और हैरी बॉक्सर वगैरह ने। और हिमाचल के डलहौजी में एक बड़ा हादसा टल गया। पर्यटकों से भरी ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गई। जान बचाने के लिए ट्रैवलर से बाहर कूदे लोग। हादसे में कुछ पर्यटकों को चोटें आईं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल के डलहौजी में ये हादसा हुआ है जहां पर पर्यटकों से भरा एक ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से ड्राइवर ट्रैवलर को बैक कर रहा था और उसी दौरान नियंत्रण खो देता है। और राहत की बात यह रही कि एक एक करके दरवाजे से कूदते नजर आए पर्यटक और कोई नुकसान नहीं हुआ है। कुछ पर्यटकों को चोटें जरूर आई हैं लेकिन सबकी जान बच गई।
और आई खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। स्कूल बंद करने के फैसले में दखल से इनकार की बात कही गई है। सर्दी की छुट्टी पहले करना एकमात्र विकल्प सीजेआई ने कहा है। जनवरी तक टोल हटाने की मांग पर CAQM को नोटिस जारी किया गया है और प्रदूषण पर दीर्घकालीन समाधान की जरूरत है, ये सीजेआई की तरफ से कहा गया है। दिल्ली की हवा अब सिर्फ हवा नहीं रही, ये जहर बन चुकी है। जहर ऐसा जो सबके सांसों में हमला कर रहा है। लगातार बिगड़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स और गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कल से सभी सरकारी निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम करना जरूरी कर दिया गया। साथ ही नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने से प्रभावित मजदूरों को 10,000 रुपए का मुआवजा देने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे में हालात पर काबू पाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। लोगों से सरकार ने कार पूलिंग की अपील की है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट गाड़ियों में डीजल पेट्रोल देने पर रोक लगा दी है। राज्यों में BS6 गाड़ियों के अलावा सभी गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। कंस्ट्रक्शन का सामान ले जा रहे वाहनों के चालान किए जा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण के AQI डेटा में हेरफेर करने के आरोपों पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि डेटा सेंटर आम आदमी पार्टी की सरकार ने ही लगाए थे, फिर उसमें हेरफेर की बात वो कैसे कर रहे हैं। TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने सिरसा से बात की। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त आबोहवा बेहद खराब स्थिति में है, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार नए नए तरीके अपना रही है कि इसको काबू किया जाए, कम किया जाए। सर, कुछ कड़े कदमों का आपने ऐलान किया है, क्या है और जमीन पर कैसे उतारेंगे इनको? देखिए, कल से मैं दिल्ली के लोगों को फिर से आग्रह कर दूं कि आप अपने PUCC सर्टिफिकेट लें। पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है। नहीं होगा तो जब तक आप अपना सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तब तक आपको पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली से बाहर से जो ट्रक आते हैं जिनके अंदर बदबू रेता आता है उसको बैन किया गया कम्प्लीटली। जो भारत स्टेज 6 की कंप्लायंस करती हैं, केवल जब तक हमारा ग्रैप लगा वही गाड़ियां दिल्ली में आ पाएंगी। संसद से लेकर सड़क तक जो विपक्ष आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि आप जो डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, वो तो उनको वो बेशर्मी की हद वाली बात होगी ना। डेटा भी उन्हीं का बनाया हुआ है, डेटा सेंटर भी उनके बनाए हुए हैं, AQI स्टेशन भी उन्होंने लगाए हुए हैं। AQI स्टेशन के मॉनिटरिंग जो इक्विपमेंट्स हैं वह भी उन्हीं के आम आदमी पार्टी के लगाए हुए हैं। तो ये तो बेशर्मी की हद होगी जो ऐसी बातें करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करता है। कोई जब आप ही के AQI स्टेशन लगाए हैं तो आप बताइए कैसे मैनिपुलेट हो गए। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने म्यूनिख में BMW वेल्ट और BMW प्लांट का दौरा किया और गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग देखी। इसके बाद उन्होंने बीजेपी और PM मोदी पर हमला बोला। If you want to create jobs for people, the small and medium industry is the place where it's going to be done. And what the BJP does, what specifically Mr. Narendra Modi does, is helps monopolies crush these people. And when you hand monopoly power to somebody, you basically destroy the market. And the monopolist can do whatever he wants, and there is no control on the monopolist. So that's why I feel that it's important that we give protection to small and medium industries. राहुल ने कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग घटती हुई स्थिति में है। जर्मनी दौरे के बीच राहुल गांधी ओवरसीज कांग्रेस के एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। उधर बीजेपी ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर हैं। जॉर्डन के बाद जब PM मोदी अफ्रीकी देश इथियोपिया पहुंचे तो वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की संसद को भी संबोधित किया। जब PM मोदी इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी के लिए खुद इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली मौजूद थे। एयरपोर्ट पर ही PM का जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय मूल के लोगों ने गीत गाकर PM का अभिनंदन किया। इसके बाद इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने कार की स्टीयरिंग संभाल ली और PM मोदी को होटल तक छोड़ा। रास्ते में दोनों प्रधानमंत्रियों ने रुककर साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क भी देखा। इसके बाद इथियोपिया ने PM मोदी को अपना सबसे बड़ा अवार्ड ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी दिया। PM मोदी पहले ग्लोबल हेड ऑफ स्टेट हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है।
अब इस तस्वीर को देखिए। जब पीएम मोदी ने इथियोपिया की संसद में अपने संबोधन को शुरू किया तो पूरी दुनिया देखती रह गई। यहाँ उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की और कहा कि चाहे हम अदीस अबाबा में रहें या अयोध्या में, राजनीति और सीमाओं से परे हमारी सभ्यताओं की एक साझा जड़ें हैं। बट फॉर एवरीवन। भोपाल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का उपयोग किया। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं शुभम गुप्ता की। भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ईडी को लेकर ये पूरा की पूरा प्रोटेस्ट है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जो ईडी की चार्जशीट हुई है, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने कानून के खिलाफ बताया और कहा है कि ये मंजूर नहीं है, चूंकि एक निजी शिकायत मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर की गई थी और कोर्ट ने कहा कि ये जांच का आधार नहीं बन सकती। नेशनल हेराल्ड का ये मामला था और उसके बाद ईडी को लेकर बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता रवाना हुए थे और बीच रास्ते पर ही उन्हें इसी तरह से बैरिकेडिंग की एक लंबी सी दीवार लगाकर रोकने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये वाटर कैनन का इस्तेमाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किया जा रहा है। उन्हें पूरी तरह से खदेड़ने की कोशिश यहाँ पर पुलिस के द्वारा की जा रही है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर विरोध जताया और बीजेपी कार्यालय तक कूच किया, लेकिन पुलिस ने बीच में ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका। टीवी9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी का बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय से तमाम कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी निकले हैं और ये विरोध प्रदर्शन ईडी की कार्रवाई के खिलाफ है, जो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर हुई। ट्रायल कोर्ट का निर्णय आने के बाद ये जो प्रदर्शन है वो देश भर में कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई को गलत कांग्रेस पहले से भी बताती रही है और कोर्ट के निर्णय के बाद उनको एक और बल मिल गया एक तरीके से। ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से बीजेपी कार्यालय की ओर जाना था, लेकिन ये बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहीं पर रोक लिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको सीधे मॉल रोड से दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और उनके प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे और अभी आप तस्वीरें देखिए तो पुलिस और कांग्रेस के नेताओं के बीच में आपको यहाँ पर आगे बढ़ने की और पुलिस की तरफ से रोकने का एक संघर्ष यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के फैसले से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ता पटना में बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे। देखिए टीवी9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या कहना चाह रहे हैं इस आक्रोश मार्च से, क्या कहना चाह रहे हैं? हमेशा से सीबीआई को जो है हमेशा विपक्ष के नेताओं को और राहुल जी सोनिया जी को जिस तरह से परेशान किया गया, 56 घंटे पूछे गए, उस दिन के लिए आज सर्वोच्च न्यायालय ने साबित कर दिया कि ये प्राइवेट व्यक्ति के कंप्लेन पर और बीजेपी के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर और गृह मंत्री के इशारे पर हमारे नेता को छवि खराब करने के लिए ये चाल चली गई। आज बीजेपी एक्सपोज हो। राहुल गांधी जिंदाबाद, इधर आओ ना, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अरे यार इसको तो निकलने दो। और नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी दफ्तर के बाहर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम पांडे। नेशनल हेराल्ड मामले में आज मुंबई कांग्रेस ईडी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह से ये कोर्ट में ये कहा गया है कि जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर जो ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है वो सरासर गलत है, क्योंकि इस मामले में पहले एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ ईडी ने नहीं किया। इस वजह से देखिए ये तमाम जो कांग्रेस के
कार्यकर्ता हैं आज यहाँ पर नारेबाजी करते हुए आपको दिखाई देंगे और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से ईडी जो है वो क्या किसी एक व्यक्ति के दबाव में ये काम कर रही है। दफ्तर के बाहर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। ये आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि कैसे तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्हें अब मुंबई पुलिस पकड़ते हुए लेके जा रही है और तमाम जो बड़े कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है ईडी के जिस तरह से जो कार्रवाई चल रही थी उसको लेकर जिस तरह से कोर्ट ने फटकार लगाई, अब उसके बाद जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। संसद में मनरेगा का नाम बदलने और एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस से सियासी माहौल गर्म है। लेकिन इसी गर्मा गर्मी के बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच कुछ हल्के फुल्के पल भी देखने को मिले। आप भी देखिए। देखिए, मनरेगा में जो इशू है, मैंने आपको बोला कि पहला चीज़ ये है कि बंगाल का जो ड्यू है वो करीबन 50,000 करोड़ रुपए का ड्यू है। अभी 4 साल 5 साल से वो पैसा केंद्र ने रोक के रखा है और ये नाम चेंज करने से क्या होगा? यही तो एक ही मुद्दा है, मोदी जी को, नितिन जी को, राजनाथ जी को। ये घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ घुसपैठिया है, उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। क्या एक मिला आपको जिम्मेदारी? नहीं आया। अरे हम तो, अरे आप सुनिए ना, कभी कभी आपको नाम लेता है, जैसे अलग कोई कुछ नहीं बोलते सर, ठीक है ना जी? आप एक काम कीजिए, हम हमको लेकर हाईवे से, ये हाइड्रोजन की गाड़ी है सर, एक फोटो कर लेंगे आपकी गाड़ी के साथ। हाईवे का दे दीजिए, हाइड्रोजन तो वो भी दे दीजिए। एक तो क्या करेगा? अरे नितिन जी, आप क्या करेंगे इतना लेके? एक तो हम लोग के पास भेज देना, जो आपको नौकर पोकर को दे देता है, एक तो हम लोग के पास भेज दीजिए, ठीक है? सर एक फोटो कराएंगे सर गाड़ी के साथ, हमको सपोर्ट करते हैं सर गाड़ी सर। महाराष्ट्र खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। फ्लैट घोटाले के मामले में जारी किया गया ये वारंट जारी होने के बाद मंत्री की तबीयत बिगड़ गई। मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है कोकाटे को। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में 2 मासूम बच्चियों की एक भावुक अपील ने प्रशासन को हरकत में ला दिया। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हेलो डीएम सर संभल, हमारे ये तार हटवा दो, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। इसकी वजह से ही हम अपना घर ऊपर नहीं बना पा रहे हैं। ये लाइन पिछले 15 सालों से बंद है। मासूम बच्चियों का ये वीडियो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बच्ची बिजली के तार से हो रही परेशानी के बारे में बता रही है। साथ ही ये भी कह रही है कि बिजली की सप्लाई अब इस तार से नहीं होती है, 15 साल से ये बंद है। इसकी वजह से ही हम अपना घर ऊपर नहीं बना पा रहे हैं। ये लाइन पिछले 15 सालों से बंद है। वीडियो डीएम तक पहुंचते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। डीएम के आदेश पर पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तार को हटा दिया गया, जिसके बाद मासूम बच्चियों ने डीएम को थैंक्स कहा है। कल जो हम दोनों ने वीडियो बनाई थी तार हटवाने के लिए, आज वो लाइन हट चुकी है। थैंक यू डीएम सर एवं संभल पुलिस एवं बिजली विभाग। और गुजरात के सूरत में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। भीषण आग की ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तस्वीरों में आप धुएं का गुबार और आग की लपटें देख सकते हैं। कैसे आग की लपटें दूर तक उठती नजर आ रही हैं और पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लिए हुए हैं। आपको बता दें कि जैसे ही आग लगी, फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में खड़े केमिकल से भरे एक टैंकर में भी आग लग गई, जिसके बाद आग पर काबू पाने के लिए 10 से ज्यादा दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। एक बार जरा भीषण आग की तस्वीरें फिर से देखिए। कई इलाकों से इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। वहीं आग की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को घंटों मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री होने के चलते दमकल विभाग को भी आग पर काबू पाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा।
राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। हनुमानगढ़ में आज किसान महापंचायत हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए कई राज्यों के किसान पहुंचे हैं। TV9 भारतवर्ष संवाददाता ध्वज आर्य की रिपोर्ट देखिए। एक बड़ी महापंचायत जो कि हनुमानगढ़ में हो रही है, एथेनॉल फैक्ट्री को हटाने के विरोध में पूरी तरीके से महापंचायत हो रही है और ये किसानों की महापंचायत है। देखिए आप, इनके हाथ में जो है ये पोस्टर है कि एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ और क्षेत्र बचाओ। उनका क्या कहना है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या मांग है आपके हाथ में? पोस्टर है आपके। इस एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में आज जो किसानों का विरोध प्रदर्शन है, इसके साथ में सभी हनुमानगढ़ पूरे क्षेत्र का, राजस्थान का एक एक किसान, एक व्यापारी इसके विरोध में है। एथेनॉल फैक्ट्री हम हनुमानगढ़ में नहीं लगने देंगे। पूरी तरीके से विरोध है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम किसान हैं, यहाँ हजारों की संख्या में किसान यहाँ मौजूद हैं। यहाँ तमाम जो किसान हैं वो यहाँ मौजूद हैं और ये पिछले जो है 12 से 15 महीने से पहले ये पूरी तरीके से इसका विरोध कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं, ये मंच की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो राजस्थान भर के किसान हैं और पंजाब के किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और इनकी एक ही मांग है कि एथेनॉल की फैक्ट्री हटाई जाए। अटल जयंती पर 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो हरदोई रोड पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भव्य उद्घाटन करेंगे। देखिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट। जिस जगह पर खड़े हैं, इससे पहले कूड़े के डंपिंग ग्राउंड के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब इसे गुलजार बना दिया है योगी आदित्यनाथ ने और इस जगह को अब राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के तौर पर जाना जाएगा। क्या क्या खासियत है यहाँ पर और क्या कुछ किया जा रहा है, वो हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर ये 3 मूर्तियां देखिए, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आने वाली 25 दिसंबर को या अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर ऐसे लखनऊ और उत्तर प्रदेश की जनता को सौंपा जाएगा और उनके हाथों, उनके कर कमलों द्वारा इस जगह का उद्घाटन कराया जाएगा। ये 3 मूर्तियां तो आप देख रहे हैं, जिसमें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे पहले मूर्ति देखिए, जिसका उद्घाटन आने वाली 25 दिसंबर को उनकी जयंती के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कांसे की मूर्ति बनाई गई है, 65 एकड़ का यह पूरा ग्राउंड है और ये मूर्तियां भी 65 फुट की हैं। पहली मूर्ति पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की देख रहे हैं, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मूर्ति है और उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति है। उधर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में VIP गेट से होने वाले दर्शन के नियम बदले गए। नए नियम क्या है, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहले VIP गेट से गोस्वामी समाज के 30 जजमान मंदिर में प्रवेश करते थे, लेकिन अब नियमों में बदलाव के बाद संख्या घटा दी गई है। VIP गेट से अब गोस्वामी समाज के सिर्फ 5 जजमान मंदिर में जा पाएंगे। दरअसल सोमवार को हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने बांके बिहारी मंदिर का निरीक्षण किया था। जब कमेटी के सदस्य मंदिर पहुंच रहे थे, तब गेट नंबर 5 यानी VIP गेट पर भारी भीड़ थी और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों के पास एक लिस्ट थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के नाम दर्ज थे। इस स्थिति को देखकर हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष और रिटायर्ड जज अशोक कुमार ने नाराजगी जताई और नया आदेश जारी कर दिया। वहीं अचानक जजमानों की संख्या घटाए जाने पर गोस्वामी समाज ने नाराजगी जताई है और प्रशासन से अपनी लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग की है और कहा है कि अगर हमारे 5 लोग प्रवेश करेंगे तो प्रशासन की तरफ से भी सिर्फ 5 लोग ही मंदिर में प्रवेश करेंगे। और महाराष्ट्र में कुछ साहूकारों ने एक किसान को इतना परेशान किया कि उसे अपनी किडनी बेचकर कर्ज चुकाना पड़ा। देखिए ये रिपोर्ट। पीड़ित किसान का नाम रोशन कूड़े है, जिसे कर्ज चुकाने के लिए साहूकारों ने बहुत परेशान किया। कर्ज चुकाने के लिए किसान ने अपनी जमीन का हिस्सा, ट्रैक्टर, दोपहिया गाड़ी, घर का सामान और गहने तक बेच दिए, लेकिन फिर भी पूरा कर्ज चुकता नहीं हो सका। तो एक साहूकार ने किसान को अपनी किडनी बेचने की सलाह दी। एक एजेंट किसान को कोलकाता ले गया, जहां मेडिकल जांच के बाद कंबोडिया में सर्जरी के जरिए इसकी किडनी निकाल दी गई और किडनी को 8 लाख रुपए में बेचा गया। किसान की फसल बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद उसने डेयरी व्यवस्था के लिए गाय खरीदने के लिए 2017 में 1 लाख का कर्ज लिया था, जिस पर इतना ब्याज लगाया गया कि कुछ ही सालों में कई गुना बढ़ गया। फसल खराब होने के बाद कोविड में उसकी गाय भी बीमारी से मर गई। मामला महाराष्ट्र के चंद्रपुर का है, जहां नागभीड़ तहसील के मिंथुर गांव में किसान साहूकारों से बेहद परेशान हैं।
पीड़ित किसान का आरोप है कि कर्ज देने के लिए किसानों से कोरे स्टाम्प पेपर पर साइन कराए गए हैं और कहीं से उनकी शिकायतों पर सुनवाई नहीं होती। किसान की शिकायत पर पुलिस ने 6 साहूकारों के खिलाफ केस दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है। और एमपी के गुना में अपनी 3 बीघा जमीन पर हुए कथित फर्जी नामांतरण की शिकायत लेकर एक किसान कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में दंडवत लगाते हुए पहुंचा। किसान को इस तरह जमीन पर रेंगता देखकर जन सुनवाई में मौजूद लोग अचंभित हो गए। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। रेंगते हुए शख्स की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना की हैं, जहां ये शख्स अपनी परेशानी को लेकर रेंगते हुए जन सुनवाई में पहुंचा है। क्या हुआ है, पेड़ भर के क्यों मारे हो? इसलिए यार सुनवाई नहीं है, मेरे 4 साल से कोर्ट में केस चल रहा है, निराकरण नहीं हो रहा है। सुना आपने, ये शख्स पिछले 4 साल से परेशान है और जब परेशानी की हद पार हो गई तो ये रेंगते हुए जन सुनवाई में पहुंचा ताकि इसकी फरियाद सुनी जा सके। आंखों में आंसू और न्याय की उम्मीद लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे युवक ने बताया कि वो 4 साल से केस को लेकर परेशान है, सुनवाई नहीं हो रही है। इस परेशान किसान की दिक्कत ये है कि ताऊ के लड़के ने पहले उसकी कुछ जमीन गांव के किसी व्यक्ति को बेच दी। इसके बाद जो 3 बीघा जमीन उसके पिता हिम्मत सिंह के नाम बची थी, उसका नामांतरण भी फर्जी तरीके से अपने नाम करवा लिया। पीड़ित को रेंगता हुआ देखकर कलेक्टर किशोर कुमार कल्याण खुद पहुंचे और पीड़ित को जमीन से उठाया। इतना ही नहीं, पीड़ित की शिकायत पर संज्ञान भी लिया। उत्तर भारत का सबसे बड़ा हथियार तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए ने कमलकांत वर्मा उर्फ अंकल जी को पकड़ा है। कई राज्यों में अवैध हथियार और गोला बारूद का जाल बिछाया हुआ था इसने। हरियाणा के गन हाउस से अवैध गोला बारूद सप्लाई किया जा रहा था। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद भी किया गया है। इस अवैध हथियार तस्करी गिरोह के अब तक 11 सदस्य अरेस्ट किए जा चुके हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ थोपने के बावजूद भारत ने नवंबर में रिकॉर्ड निर्यात किया है। भारत से होने वाले निर्यात को इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ने जबरदस्त बूस्ट दिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तमाम अंतर्राष्ट्रीय अड़चनों के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ रही है। यहाँ तक कि ट्रंप के टैरिफ प्रहार का असर भी भारत पर नगण्य रहा। नवंबर के आंकड़े बताते हैं कि भारत का निर्यात पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। नवंबर में भारत से होने वाला निर्यात 19.4% बढ़कर 38.1 बिलियन डॉलर हो गया। भारत का व्यापार घाटा 24.6 बिलियन डॉलर रहा, जो जून के बाद का निम्नतम स्तर है। अक्टूबर में रिकॉर्ड 41.68 बिलियन डॉलर व्यापार घाटा रहा। इस दौरान आयात में 2% की कमी आई और ये 62.7 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। निर्यात में तेजी की वजह इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड की बड़ी मांग रही, जबकि आयात में कमी सोना, कच्चा तेल, कोयला और कोक की मांग में कमी के कारण रहा। सोने का आयात 59.15% घटकर 4 बिलियन डॉलर पर आ गया, जबकि कच्चा तेल का आयात 11.27% घटकर 14.11 बिलियन डॉलर हो गया। डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने पर भी नवंबर में भारत ने रिकॉर्ड निर्यात किया।